न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, देश की बात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस देश के लिए, और जहां तक सवाल होता है धर्म की बात आती है, जब देश की बात आती है तो काफी बड़ा योगदान किया और काफी संघर्ष किया। मौजूदा हालात जिस तरह के देश में है, और जब भी देश पर कोई संकट आता है तो उस संकट से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट हो जाता है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने जिस तरह से इस देश में लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया, एकजुट कर दिया, और विपक्ष भी सरकार के साथ रहा। वहीं दूसरी तरफ देश की दो वीरांगनाओं ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। बात कर रहा हूं कर्नल सोफिया कुरैशी की और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी की, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। एक तरफ तो सेना पूरी मुस्तैदी से इस देश की रक्षा में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी भाषा शैली और जिनके बयानों से देश आज स्तब्ध है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्राह्मण संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी। आइए उनसे मौजूदा हालात पर करते हैं चर्चा। तो देश की बात में न्यूज अड्डा पर आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है ब्राह्मण संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी। आज हम उनसे बात करेंगे देश के मौजूदा हालात पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आपने देखा कि पाकिस्तान की एक नापाक हरकत हुई और पहलगाम में 28 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इस बात को लेकर पूरे देश में लोगों में आक्रोश था। भारत सरकार ने इस पर फौरी एक्शन लिया और पूरा देश भारत सरकार के साथ और सेना के साथ आ खड़ा हुआ। इस मुहिम में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बयानों से इस देश के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, और इसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से मंत्री विजय शाह की बात करना चाहूंगा, जिनके बयान से न सिर्फ सेना में आक्रोश है बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने विजय शाह को न तो पार्टी से निष्कासित किया है और न ही उन्हें मंत्री पद से हटाया। क्या कहना है आपका? जिस तरह से एक तरफ तो हमारा देश है और हमारे देश की सरकार है और सेनाएं हैं जो पूरी मुस्तैदी से और जाबाजी से हमारे देश की रक्षा में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ गटर छाप ऐसे लोग भी हैं जो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी पर सवाल खड़े करते हैं। व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने जाति सूचक टिप्पणी दी। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के तीनों अंगों को और सोफिया कुरैशी साहिबा और व्योमिका सिंह को और सेना अध्यक्षों को, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने लगभग 100 आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस करके मारा और आतंकवादी जो लॉन्च पैड थे उनको ख़त्म किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज की हमारे देश की है। और जो पाकिस्तान है ये उद्योग चलाता है, आतंकवाद का उद्योग। पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद के नाम की कोई चिड़िया उड़ती है तो आईएसआई, पाकिस्तान के कठमुल्लों, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नापाक इरादे रखने वाले राजनेताओं का उसमें हाथ निकलता है। अब आप विजय शाह के बयान पे हमसे पूछ रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि ये 140-45 करोड़ की आबादी का देश है और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, सब बोलते हैं। मगर जो विजय शाह ने बोला ये अति उत्साह में बोला
और गलत बोला। इससे सोफिया कुरैशी का ही नहीं, हम ये समझते हैं कि हर भारतवासी का सर शर्मिंदा से नीचे झुक गया, क्योंकि हमारे यहाँ आदि अनादिकाल से शक्ति की पूजा होती है और नारी में ही हम लोग शक्ति को देखते हैं, नारी में ही शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, उसकी शक्ति को। और ये जो दो देवियां थी जिन्होंने ये 23 मिनट में ये कारनामा अंजाम दिया, इनके अंदर भी कोई न कोई दैवी शक्ति ही है जो इस तरीके का कारनामा अंजाम दे करके ये वापस चली आई और गर्व के साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने पराक्रम को दर्शाया। और जो विजय शाह की बात है, इस तरीके की मानसिकता के लोगों का बदला हमको तो लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में इनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ही इनको देगी। ये इस्तीफा दें या न दें, इनसे कोई इस्तीफा ले या न ले, मगर इनको सबक मिल चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये खड़ा हो रहा है कि विजय शाह से इस्तीफा भी ले लिया जाए या उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए, जो गुनाह विजय शाह ने किया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्योंकि न सिर्फ सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, बल्कि पूरी सेना और देश पर इन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया है, क्या उसकी सजा ये है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा तो जनता उन्हें सबक देगी? देखिए, जो राजनेता है वो जनता की अदालत में जाते ही हैं और उनके क्रियाकलापों के आधार पे उस क्षेत्र की जनता निर्णय लेती है कि क्या करना है। ये तो सच बात है कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी कृत किया दोनों सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोल के। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे एफआईआर दर्ज हुई है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, तो हमको उस समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। माननीय न्यायालय का क्या आगे आदेश होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी होगा वो भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की नारी के सम्मान के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। एक सवाल यहाँ पर ये आता है, न सिर्फ विजय शाह की बात यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, जिन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की। क्या अखिलेश यादव का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की मूल विचारधारा रही है शुरू से, अगर आप देखिए मुलायम सिंह से लेकर के आज अखिलेश यादव तक की राजनीतिक यात्रा को आप देखें, तो इनकी सारी राजनीति जो है वो जाति के आधारित है, जाति के आधार पर ही आधारित है। मुलायम सिंह ने नारा दिया था माई, माई का मतलब मुसलमान और वाई का मतलब यादव। ये दो इनके पैरामीटर थे जिनके आधार पर चल रहे थे। हमारे देश के राष्ट्रपति हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो या तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हो या जो सेना का सिपाही है, इसकी कोई जाति नहीं होती। ये सब भारतीय हैं, भारतीय हो करके ये काम करते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, भारत के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करते हैं। तो आज जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उसके आधार पर रामगोपाल यादव ने पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि वो जो भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसको तुम नहीं दोहराना चाहते। मगर ये बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है कि बजाय वो व्योमिका सिंह को, सोफिया कुरैशी को बधाई देते, उनका मनोबल और बढ़ाते, उनको धन्यवाद देते कि उन्होंने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त किया, ये उनकी जाति बताने लगे। तो आप सोच लीजिए कितनी ओछी मानसिकता के लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और जो कुछ वर्तमान में देश में चल रहा है उसके आधार पे इस समय सिर्फ भारतीयता चल रही है, कोई जात बिरादरी चलवल नहीं रही है। और इनका पीडीए भी सब फेल हो जाएगा। अभी इनको मिल्कीपुर की जनता ने जवाब दिया ही, आगे भी इनको इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और मुलायम सिंह ने ही जाति की राजनीति शुरू की थी चौधरी चरण सिंह के साथ मिल करके, और वही राजनीति का ताना बाना जातिवाद में, अभी जातिवाद की राजनीति का ताना बाना वो अभी भी बुन रहे हैं। हमको लगता नहीं कि रामगोपाल के बयान को इतना महत्व देना चाहिए।
बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, क्योंकि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जिसे लेकर विपक्ष भी इस बात को सवाल खड़ा कर रहा है कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, जबकि सीज फायर जो किया गया, सीज फायर जिस परिस्थिति में किया गया और डोनाल्ड ट्रंप की उसमें हस्तक्षेप रहा, जो शिमला समझौते का सीधा खुला उल्लंघन है। भारत के पास एक स्वर्णिम अवसर था पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का, जिसे लेकर जनता में भी काफी आक्रोश है। आपका क्या कहना कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आकर सीज फायर कर दिया? देखिए, आपको 22 अप्रैल की घटना के पीछे जाना पड़ेगा। ये चीन के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के द्वारा एक घटना कराई गई, जिसमें कपड़े उतार करके उनकी जाति देखी गई, उनकी पहचान देखी गई, नाम पूछ करके मारा गया और महिलाओं से कहा गया कि तुम मोदी को जाके बता देना। इसके पीछे चीन था और चीन का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में हम हिंदू मुसलमान दंगा करा देंगे इसके बाद। मगर हमें बड़ा गर्व है इस देश के करोड़ों करोड़ मुसलमानों पर, जो इस समय वर्तमान कठिन परिस्थिति में भारत सरकार के साथ और 125 करोड़ हिंदुओं के साथ सारा मुसलमान खड़ा हुआ और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये गली गली मोहल्ले मोहल्लों में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। और रही बात तिरंगा यात्रा की, अगर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आम जनता के सहयोग से मिल करके वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो इन लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सवाल तो तिरंगा यात्रा के निकालने से नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल बेनिफिट का। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान में भारत की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, उसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पहुंचते हैं और चुनावी रैली में पाकिस्तान को बड़ा सबक देने की बात करते हैं। क्या नहीं लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जी को ये बात दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लाल किले की प्राचीर से करना चाहिए थी? देखिए, जो 23 अप्रैल को मोदी जी बिहार गए, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और हम तो ये समझते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में, सार्वजनिक मीटिंग में जाकर के पाकिस्तान को ये कहा कि हम इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे, और जवाब दिया भी हमारी सेनाओं ने। इसमें कोई बुरा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहाँ पत्रकार आपके ऐसे सरस्वती के वरद पुत्र वहाँ मौजूद थे और उन्होंने पब्लिक रैली में जनता के बीच में जाकर के ये बात कही और उसका जो भी उन्होंने कहा वो हमें दिखा भी और उसका क्रियान्वयन भी सेना ने किया, जो स्वागत योग्य है। और तिरंगा यात्रा की जो आप दोबारा बात कर रहे हैं, इसका देखिए, जो भी अच्छे काम करेगा उसको उसका लाभ जनता देगी ही देगी, चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने का मामला हो, या आगे हम कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनता हुआ देखेंगे, या हम काशी विश्वेश्वर ज्ञानव्यापी पे मंदिर बनता हुआ देखेंगे, या जो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे नैमिषारण्य में कॉरिडोर बना दिया, कृष्ण जन्मभूमि पे, विंध्याचल में, चित्रकूट में, चारों तरफ धर्म के स्थलों का विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। ये कहना कि नहीं तिरंगा यात्रा जनता को साथ में लेने के लिए करे, नहीं, इस समय जनता चाह रही है कि तिरंगा यात्रा निकले, आम पब्लिक खुद शामिल हो रही है। अभी आपने लखनऊ में देखा, योगी जी ने अपने 5 कालिदास मार्ग से लेकर के और 10-90 तक उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें हजारों हजार लोग आम जनता के तिरंगा खुद लेकर के पहुंचे थे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल होगा। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि तिरंगा यात्रा निकल रही है वो गलत है, लेकिन ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि न सिर्फ विपक्ष, जनता से भी ये आवाजें कहीं ना कहीं से आ रही हैं कि तिरंगा यात्रा निकालने से बेहतर ये था कि पाकिस्तान के जबड़े से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का जो मौका था उसे हासिल करना था। देखिए, आपकी बात सही है, जब वक्त आएगा तो पीओके भी भारत की सेनाएं ले ही लेंगी, मगर अभी 22 अप्रैल की घटना के बाद से
प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का और सेनाओं का एक ही लक्ष्य था कि जैश ए मोहम्मद और हाफिज मोहम्मद जो शहीद हैं, इनके जो गुर्गों ने, इनके जो आतंकवादियों ने जो घटना का अंजाम दिया है, पहले हम उनको खत्म करेंगे। ये एक तय नीति के साथ सेनाएं आगे बढ़ी थी और इन्होंने पहले कहा था कि हम इनके आतंकवादी संगठनों को खत्म करेंगे। ये कहा ही नहीं कभी कि हम पीओके लेंगे। जब पीओके लेना होगा तो पीओके ले लेंगे। पीओके की जो जनता है वो अपना युद्ध वहां पे खुद लड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की सेना से रोज उनकी झड़पें हो रही हैं, रोज हम टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं। तो ये कहना कि पीओके का वक्त सही था, मगर आप बात ये भी देखिए कि इसमें ये ट्रम्प को जानते हैं किस तरीके की राजनीति करते हैं वो। तो ट्रम्प के ऊपर तो किसी को भरोसा विश्वास है नहीं। उन्होंने खुद अपना बयान वापस ले लिया कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। ये बात सच है कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, जो उनका नूर एयरवेज ध्वस्त हुआ, जो उनके चीज़ें ध्वस्त हुई, सारे उनके जितने डिफेंस सिस्टम थे वो ख़त्म हो गए, तो उनको तो झुकना ही था। ऐसे भी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। वो लोग तो खुद ही परेशान चल रहे हैं। आधे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जो बड़े वहाँ के व्यापारी लोग हैं, बड़े अधिकारी अफसर हैं। तो उनके तो हालात पे तो खुद ही लोग परेशान हैं, अपने आप से परेशान हैं। यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन सरकार दे रही है और पाकिस्तान में आटा इस समय 400 रुपये किलो बिक रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति पाकिस्तान और भारत की है। और पाकिस्तान के राजनेता और वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की ISI, वहाँ के आतंकवादी संगठन, ये सब झूठे बहुत हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। एक सवाल मीडिया की भूमिका पर भी है, क्योंकि आपने देखा कि जब भारत की सेना पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के कुछ तथाकथित चैनलों के एंकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लगातार धूमिल करने का काम कर रहे थे। झूठ का प्रोपेगेंडा जिस तरह से फैला रहे थे वो चैनल कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, रावलपिंडी पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान में सेना घुस गई, कराची के पोर्ट को उड़ा दिया, कराची पे कब्जा कर लिया। इस तरह की जो झूठे प्रोपेगेंडे को चलाया, जिसे लेकर सेना को सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको खंडन करना पड़ा और भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए थी ऐसे झूठ बोलने वाले एंकरों को, उस पर भारत सरकार का जो रवैया था वो ज्यादा सख्त नजर नहीं आया। देखिए, जितने भी चैनलों में होड़ लगी थी, गृह मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा था सबको कि आप अपने टीवी चैनलों पे ये सायरन की आवाज़ सुनाना बंद करें। ये बात आपकी सच है कि मीडिया की भूमिका कहीं हद तक खराब भी थी और बहुत अच्छी भी थी, मगर इस बात के लिए हमने भी गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा था जब ये पाकिस्तान का चल रहा था, कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, या रक्षा मंत्री की मीटिंग चल रही है, या DGMO की मीटिंग चल रही है, सेना अध्यक्षों की चल रही है, अजीत डोभाल जी की चल रही है, इन मीटिंगों में हम टीवी चैनलों पर क्यों दिखा रहे थे कि मीटिंगें चल रही हैं? आप पाकिस्तान से अगर युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं, वहाँ के आतंकवादी अड्डों को आप ध्वस्त करना चाह रहे हैं, तो आप क्या अपना मोहरा ये बताएंगे कि आप कौन सा मोहरा आप चलने जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखें 26/11 की जो मुंबई की घटना थी, उसमें भी मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया था। तो यहाँ से जो NSG कमांडो गए थे नरीमन बिल्डिंग में या ताज में, जहाँ जहाँ पे घटनाएं हुई थी, तो पाकिस्तान में बैठे उनके आका वो लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनलों पे देख रहे थे। उस समय भी जब 3 दिन बीत गए, 72 घंटे बीत गए, तब जा करके लोगों को होश आया, तब वो मीडिया की लाइव टेलीकास्ट रोका गया था। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए और भारत की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, भारतीय जनता के विश्वास जो सरकार के प्रति जागा है उसको बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका को इनको सीमित करना पड़ेगा। अंत में आपने 26/11 का जिक्र किया, क्योंकि पंडित अमरनाथ मिश्रा की एक भूमिका 26/11 में बड़ी सामने आई थी कि मुंबई में प्रेस वार्ता बुलाकर और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे आसिफ जरदारी,
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना एक बड़ा मामला हुआ था, जिस पर पूरे देश की मीडिया ने भी उसे दिखाया था। और एक लंबा अरसा आपका राम मंदिर आंदोलन में लगा। राजनीति की बारीकियों को आप समझ रहे हैं, मौजूदा वक्त में राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्तमान समय की जो राजनीति है, जो 22 अप्रैल की घटना के बाद सारा विपक्ष और सरकार राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए इकट्ठा हुआ है। कम से कम हम एक विषय में तो एक हुए, ये स्वागत योग्य है। विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये निर्णय लिया कि हम आप जो भी सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। और आज का जो दृश्य है वो हमको ऐसा लगता है धैर्य का समय है। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर हम धैर्य रखते हैं और कुछ समय हम सरकार को और सेना को, हमारी खुफिया एजेंसियों को देते हैं और सरकार को देते हैं, भारत सरकार को देते हैं, तो हमको लगता है कुछ महीने बाद हमें बहुत अच्छे